कलेक्टर साहब सादा कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और कहीं जाने लगते हैं तो रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट आता है। वहां पर उस रिक्शे को रोक लिया जाता है। अब पुलिस वाले उस ऑटो वाले से पैसे मांगने लगते हैं। जब कलेक्टर साहब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा कलेक्टर साहब को वो पुलिस वाले डांट लगाने लगते हैं। इस बात को देखकर कलेक्टर साहब थोड़े नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो इससे अच्छा तो थाने चलते हैं, वहां देखते हैं तुम हमारे साथ क्या करते हो। दोस्तों, कौन थे वो कलेक्टर साहब जो ऑटो रिक्शा में घूम रहे थे और क्या कारण था जिसकी वजह से उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं थी और ना ही कोई सिक्योरिटी थी। अब आगे थाने में उनके साथ क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम सचिन होता है। सचिन बहुत खुश मिजाज लड़का है। वो अपने गांव में सभी से मिलजुल कर रहता है और अच्छे से बातें किया करता है। गांव के सभी लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं और उसके नेचर से भी भली बातें वाकिफ थे कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, सभी के काम आया करता है। सचिन के पास पड़ोस वाले जब भी उससे किसी काम को कहा करते थे तो सचिन झट से उनका काम कर दिया करता था। तो इसी वजह से सचिन वहाँ का लाडला बन चुका था। उसके घर में माता पिता हैं और एक छोटी बहन है। अभी वो पढ़ रहा है और स्कूल के टाइम से उसका सपना है कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने ताकि उसके माता पिता को लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। धीरे धीरे समय बीता और उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके बाद सचिन ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और ग्रेजुएशन को भी अच्छी तरह से करने लगता है। अब 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने लगता है क्योंकि उसे पता था अगर मैंने यूपीएससी को अच्छी तरह से पास कर लिया तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा और सभी लोग मेरे माता पिता को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अब उसके घर वालों को ये बात पता चलती है कि बेटा इतनी बड़ी पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी उसका बहुत ही ज़्यादा साहस बढ़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू मेहनत कर, बाकी सब हम पर छोड़ दे, तुझे रुपए पैसे की कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल सचिन के पिता के पास खेती बाड़ी की अच्छी खासी ज़मीन थी और उन्हें रुपए पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी और उन्हीं पैसों से वो सचिन की पढ़ाई भी करवा रहे थे और साथ में घर का पालन पोषण भी कर रहे थे। सचिन अपना मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे समय बीता और सचिन की मेहनत रंग लाती है। वो यूपीएससी को अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर लेता है और एक कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने की उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और इस खुशी को वो अपने माता पिता को बताता है। जैसे ही सचिन के पिता को ये बात पता चलती है तो वो भी इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाते हैं और पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवा देते हैं। इसके बाद सचिन ट्रेनिंग पर जाने से पहले अपने गांव आता है और गांव में सभी के साथ खुशी के 2 पल व्यतीत करता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। अब ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ वेतन मिला करता, जिस वेतन को वो अपने पिता के पास भेज दिया करता और उसको पाने के बाद उसके पिता बड़े ही खुश होते और सोचने लगते कि चलो अच्छा हुआ मेरा बेटा अब कमाने लगा है तो मुझे और भी ज़्यादा सहारा मिलेगा। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर उसकी ड्यूटी एक डिस्ट्रिक्ट में लगा दी जाती है। अब वहाँ पर वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी किया करते हैं, कभी भी किसी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते हैं। 2-3 साल उनको ड्यूटी करते हुए हो गए थे तो एक दिन उनके मन में आता है कि मुझे घर जाना चाहिए और कुछ दिन गांव में बिताना चाहिए, क्योंकि वो घर गए तो थे लेकिन दिन के दिन ही लौट जाते थे और इतवार को छुट्टी लेना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें वो पुरानी बातें याद आ रही थी जब वो गांव के अंदर रहा करते थे, सभी लोगों की मदद किया करते थे। तो इसी वजह से कलेक्टर साहब छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं और अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव में इधर उधर सभी लोगों से मिलते जुलते हैं और सभी लोगों को अपने बारे में बताते हैं, उनका हालचाल लेते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन उनके पिता ने उन्हें कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा
फला सामान खत्म हो गया है, उसको ले आओ। अब कलेक्टर साहब अपने घर से निकल जाते हैं। साधारण रूप में नॉर्मल से कपड़े पहन रखे थे और ऐसे ही ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधा शहर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उस सामान की खरीदारी करने लगते हैं और तभी उन्हें अपने एक दोस्त की याद आती है जो उनके बचपन का दोस्त था और वो इसी शहर में रहा करता था। वो लोग गांव से शहर में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कलेक्टर साहब उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगते हैं। इसके लिए उन्हें थोड़ा सा सफ़र तय करना था। तो कलेक्टर साहब एक जगह पर खड़े होकर रिक्शा वाले को हाथ दे रहे थे और थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला वहां पर आकर रुक जाता है। अब कलेक्टर साहब ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे, तो जो ऑटो वाला है वो उनसे पूछता है कि हाँ साहब बताइए कहाँ जाना है। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे 3-4 किलोमीटर आगे ही जाना है और क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो ऑटो वाला किराया तय करता है और उन्हें बैठा लेता है। कलेक्टर साहब पीछे बैठे थे और ऑटो वाला ऑटो को लेकर उस दिशा में जा रहा था जहाँ कलेक्टर साहब के दोस्त का घर होता है। थोड़ी ही आगे चलने के बाद वहां पर एक पुलिस नाका दिखाई देता है जहां पर पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और उनका चालान काट रहे थे। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ऑटो रिक्शा वाला ऑटो को रोक लेता है और वहां से घूमकर जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी कलेक्टर साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हुआ। तो वो कहता है कि साहब आगे पुलिस वाले हैं और ये बेमतलब ही चालान काट देते हैं और मैं नहीं चाहता कि मुझे चालान का सामना करना पड़े। तो कलेक्टर साहब ऑटो वाले से कहते हैं कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप ले चलो, मैं भी तो देखूं ये तुम्हारे साथ क्या करते हैं। इस बात को सुनकर एक बार फिर से रिक्शा वाला मना करता है, लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे देखना है कि ये किस तरह से तुम्हारा चालान करेंगे। अगर एक भी पैसा तुम्हें देना पड़ा तो वो तुम नहीं दोगे, वो मैं दूंगा। तो ऑटो वाला कहता है कि साहब कहाँ आप 20 रुपए के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान अपना करोगे, मुझे वापस ले जाने दो, ये तो पैसे मांग ही लेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब उससे जिद करते हैं और जिद करने के बाद उस ऑटो को पुलिस वालों की तरफ से लेने के लिए बोलते हैं। अब जैसे ही ऑटो नाके पर पहुंचता है तो एक हवलदार उस ऑटो को रोक लेता है और ऑटो वाले के कागज चेक करने लगता है। हवलदार ऑटो वाले को बहुत रूल रेगुलेशन बताने लगता है और इसी वजह से कह देता है कि तुम्हारा चालान होगा। इन सभी बातों को बैठकर कलेक्टर साहब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक वर्ड भी अपने मुंह से नहीं निकाला था। तो ऑटो वाला कलेक्टर साहब की तरफ देखता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि इन्होंने तो वैसे ही मुझे फंसा दिया है, अब मुझे इस बात का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद हवलदार से रिक्वेस्ट करने लगता है कि साहब गलती हो गई, आगे से नहीं होगी और आगे से मैं पूरे कागज करके अपने साथ लाऊंगा। तो हवलदार कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा चालान कटेगा और चालान तो बनता है, मैं ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद हवलदार कहता है कि चलो ऐसा करो, तुम 500 रुपये मुझे दे दो तो तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम्हें कागज़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर ऑटो वाला कहने लगता है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने अभी तक 100 रुपये कमाए हैं, तो आपको मैं 500 रुपये कहाँ से दे सकता हूँ। पुलिस वाला कहता है कि कल तो कमाए होंगे ना, उनमें से दे दो। लेकिन ऑटो वाला फिर से हाथ जोड़ता है, कहता है कि साहब कल वाले पैसे तो मैंने कल ही खर्च कर दिए और आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब हवलदार उसको धमकाने लगता है, कहता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम पैसे भी नहीं दे रहे हो और चालान भी नहीं कटवा रहे हो। तो कलेक्टर साहब बीच में बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि साहब आपकी पोस्टिंग कहाँ की है। अब हवलदार देख रहा है कि ये तो सवारी बोल रही है, तो उन्हें गुस्सा आता है। कहते हैं कि तू कौन है जो मुझसे पोस्टिंग पूछ रहा है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं इस देश का आम नागरिक हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको चालान काटने का अधिकार किसने दिया है। आप तो एक हवलदार हो, आप चालान कैसे काट सकते हो। अब इस बात को सुनकर हवलदार गर्म होता है और अपने कुछ बड़े पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर बुला लेता है। तकरीबन 4 पुलिस वाले वहाँ पर आ गए थे और कलेक्टर साहब पर उल्टा चढ़ बैठते हैं, उनके साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि पैसे तो हम नहीं देंगे और ना ही हम चालान कटवाएंगे, चाहे तुम हमें थाने ले जाओ।
वहीं चलकर हम देखते हैं कि तुम हमारा क्या करोगे। तो पुलिस वाले ऑटो वाले को और कलेक्टर साहब को लेकर थाने पहुंच जाते हैं। रास्ते में ऑटो वाला सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, अगर मैं वहां से वापस ले लेता और इनकी बात नहीं मानी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज तो पूरे दिन भर का काम खराब हो जाएगा। अब वहां जाने के बाद पुलिस वाले उन पर केस लगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद चौकी इंचार्ज आते हैं जो कि कलेक्टर साहब को अच्छी तरह से जानते थे, तो वो उन्हें देखते ही सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि साहब आप यहाँ पर कैसे। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही आ गया था, तुम बताओ तुम कैसे हो। दरअसल दोस्तों, जहां पर कलेक्टर साहब ड्यूटी किया करते थे तो कुछ दिनों पहले इन चौकी इंचार्ज की ड्यूटी वहीं पर थी और वो अच्छी तरह से कलेक्टर साहब को जानते थे। अब जैसे ही चौकी इंचार्ज ने आकर उन्हें सैल्यूट किया था तो सभी पुलिस वालों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो सोचने लगते हैं कि ये आदमी कौन है। इतने में ही चौकी इंचार्ज बताता है कि ये कलेक्टर साहब हैं और इनके अंतर्गत मैं पहले ड्यूटी कर चुका हूँ। ये बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। ये बात सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कलेक्टर साहब के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। रिक्शा वाले को जैसे ही ये बात पता चलती है कि ये कलेक्टर साहब हैं तो वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि कलेक्टर साहब अपने यहाँ पर छुट्टी पर आए थे और साधारण से भेष में उस ऑटो रिक्शा में बैठे थे। रिक्शा वाला भी असमंजस में पड़ जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उन्हें पीछे हटाते हैं और एक लाइन में खड़ा करते हैं। उन्हें डांट लगाई जाती है और कहा जाता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है। वो उनको खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से बदनाम हो गया है और सभी लोग पुलिस को एक अलग ही दृष्टि से देख रहे हैं। इसके बाद चौकी इंचार्ज उनसे कहने लगते हैं कि साहब कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई, इन्हें पता नहीं था आप कलेक्टर हो। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तो कलेक्टर था, लेकिन अगर मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ बहुत ही गलत हो जाता। ऐसा करना ठीक नहीं है और ऐसी बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है मेरी आंखों के सामने किया है और मैं इस बात का गवाह हूँ। तो सबसे पहले इनको सस्पेंड करो, इनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। ऐसा कहकर कलेक्टर साहब वहाँ से उस ऑटो वाले के साथ थाने से निकल जाते हैं। इसके बाद ऑटो वाला उनके सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि साहब आप मुझे पहले ही बता देते। उसके बाद कलेक्टर सचिन उनकी तरफ मुस्कुराते हैं और ऑटो वाले को लेकर अपने दोस्त के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कलेक्टर साहब उसको 5,000 रुपये देने लगते हैं। तो ऑटो वाला कहता है कि नहीं साहब, मुझे आप सिर्फ 20 रुपये दे दीजिए, मेरे इतने ही बन रहे हैं। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। हमारे पास खेती बाड़ी भी ठीक ठाक है। तुम्हारा आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया है, वो भी मेरी वजह से, तो इसकी भरपाई तो मैं ही करूँगा ना। ऐसा कहकर वो ऑटो वाले को 5,000 रुपये दे देते हैं। ऑटो वाला भी बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि आज एक ईमानदार अधिकारी ने उन्हें पैसे दिए हैं और साथ में उसके साथ ही पुलिस वालों को भी अच्छी तरह से सबक सिखाया था। इसके बाद कलेक्टर साहब अपने दोस्त से मिलकर वापस से अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और इस बात को बताते हैं। उनके पिता इस बात को सुनते हैं तो उनका सीना भी फक्र से चौड़ा हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे की ईमानदारी की वजह से आज एक ऑटो वाले का चालान होने से बच गया। इसके बाद ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव के लोग कलेक्टर साहब की वाहवाही करते हैं, क्योंकि वैसे भी वो उनके लाडले थे और ऊपर से उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखा दिया था। उन पुलिस वालों के ऊपर केस चला और केस चलने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी कलेक्टर साहब की, जो ऑटो रिक्शा में साधारण रूप में बैठकर जा रहे थे। तभी उस ऑटो वाले को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पैसे मांगने लगे। उसके बाद कलेक्टर साहब ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऑटो वाले के अंदर कलेक्टर साहब हो सकते हैं। कलेक्टर साहब ने वहां के थाने वाले इंचार्ज से कांटेक्ट किया और उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करवाई। आप क्या कहना चाहते हो सचिन कलेक्टर के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो ऑटो रिक्शा वाले के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।